सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए जनरल साइंस के अंदर अपनी जो क्लासेज चल रही थी उसके अंदर लास्ट क्लास में अपन ने WBC कंप्लीट कर लिया था। आज अपन डिस्कशन करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स, है ना भाई। देखिए जो ठोस भाग होता है ब्लड का उसमें तीन चीज़ें होती हैं आपके, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो तीसरा पॉइंट अपना है ब्लड प्लेटलेट्स। ये अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो क्लासेज की PDF है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। कंप्लीट इसका जो PDF है पूरे टॉपिक का वो मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहो तो आप लोग हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इसके कुछ अदर्स नेम होते हैं। पहले अपन वो डिस्कशन करते हैं। देखो हिंदी में इसे रक्त बिंबाणु भी कहते हैं, हिंदी में इसे रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं, और एक और नाम होता है इनका थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या है? देखो साइट का मतलब तो होता है सेल, कोशिका, आपको मैं कई बार बता चुका हूं। और थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोटिंग। क्लोटिंग बोले तो थक्का यानी जमना। और ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है ना, ये रक्त का थक्का बनाने का काम करती है, इसलिए इन्हें थ्रोम्बोसाइट यानी थक्का जमाने वाली कोशिका भी कहते हैं। क्लियर? चलो आगे देखो। इसके बाद में बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, इनका अमाउंट जो होता है कितना होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, RBC की संख्या मेल और फीमेल में अलग अलग होती है, लेकिन WBC है, प्लेटलेट्स है, इनकी संख्या समान होती है, अलग अलग नहीं होती है ना। तो इनकी क्वांटिटी कितनी होगी? तो लगभग 4 से 5 लाख पर 100 ml हीमोग्लोबिन इनका अमाउंट होता है। क्लियर? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। चलो यदि फॉर्मेशन की बात करें कि इनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो ब्लड का हिस्सा है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। तो इनका फॉर्मेशन भी कहाँ पे होगा? बोन मैरो में होगा, अस्थि मज्जा में होगा। क्लियर? यदि इनका लाइफ की बात करें, इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन, यूँ कहे 1 से 1.5 सप्ताह, 1 से 1.5 वीक इनका लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पेन होता है, लाइफ पीरियड होता है। ठीक है, इतने दिन तक ये जीवित रहेगी। तो ये इनके कुछ अन्य नाम होते हैं, इतनी संख्या होती है, फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और इनका जो जीवन काल होता है 8 से 10 दिन यानी 1 से 1.5 सप्ताह होता है लगभग। ये भी ऑप्शन में मिल जाता है, ये भी ऑप्शन में मिल जाता है। बात करते हैं इनका काम क्या है, तो काम तो मैं यहीं पर डिस्कशन कर चुका हूँ। काम क्या इनका? इनका काम है ब्लड का क्लोट करना, रक्त को बहने से रोकना, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, तो अपन देखते हैं। हाँ जी, यदि इनके फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, तो इनका फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग। अब कैसे होगा ब्लड क्लोटिंग वो अपन समझते हैं। ठीक है, देखो फंक्शन क्या है भाई प्लेटलेट्स का? ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनाने का इनका कार्य होता है। लेकिन हाउ, कैसे? देखो वैसे काफ़ी लंबा पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे तरीके से बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आए तो वो भी ना रहे और आपके समझ में भी आ जाए। बाकी लंबा पूरा प्रोसेस होता है इसका, है ना। 11th-12th में जब आप लोग देखेंगे तो लंबा पूरा प्रोसेस होता है, वो अपन को नहीं देखना। आपको एक नॉर्मल वे में, अप्रोच वे में देखना है कि ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड क्लोटिंग के लिए कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ कारक होते हैं। जैसे सबसे पहला है कैल्शियम आयन।
कैल्शियम आयन यानी Ca2+। अब देखो जो कैल्शियम होता है ना भाई, कैल्शियम बालों में भी होता है, दांतों में भी होता है, नाखूनों में भी होता है, मतलब हमारी हड्डियों में भी होता है। तो कौन सा कैल्शियम, और कैल्शियम ब्लड में भी होता है, प्लाज्मा जो है ना ब्लड का ही हिस्सा है उसमें भी होता है। तो जो कैल्शियम यहाँ पे काम देगा ना वो ब्लड वाला काम देगा। ब्लड का मतलब किस में होता है, प्लाज्मा में होता है। ठीक है, ये वाला, ये नहीं है कि हड्डियों का, नाखूनों का, बालों का कैल्शियम नहीं। कौन सा कैल्शियम आयन यूजफुल होगा, ब्लड वाला यानी प्लाज्मा वाला। क्लियर। सेकंड बात, एक यहाँ पे विटामिन के, इसकी आवश्यकता होती है, और इसके अलावा कुछ क्लोटिंग प्रोटीन्स होती है, क्लोटिंग प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, इन प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे मेजर क्लॉटिंग फैक्टर है। वैसे मतलब इनकी नीड है। कैल्शियम आयन, कौन सा, ब्लड प्लाज्मा वाला, विटामिन के, और क्लॉटिंग प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजन है, इनकी आवश्यकता होती है। अब ये सारे के सारे मिलकर कैसे ब्लड क्लॉट करेंगे वो अपन समझने वाले हैं। कहने का मतलब ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म, प्रोसेस अपन समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा हर चीज़ को एकदम। देखो, ये कोई आपके शरीर का हिस्सा है, यहाँ पर चोट लगी, क्या लगी, चोट लगी। अब चोट लगेगी तो यहाँ की मसल्स डैमेज हो गई, यहाँ की जो मसल्स है ना वो क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। अब जब डैमेज होगी तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा भाई, यहाँ से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, अरे होगी ना। रेड कलर ले लेता हूँ ना, किधर गया रेड कलर, हाँ, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ये क्या है, ये है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो गई। ठीक है, अब जब ब्लीडिंग होगा, रक्त बाहर निकलेगा, तो इस रक्त के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है जो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें कैल्शियम आयन भी है ना, विटामिन के भी है, और इसके अलावा ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती है वो भी है। कौन कौन सी, आपकी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अरे है कि नहीं। अब क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग एक एक स्टेप को। देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक्चुअल में ये जो प्रोथ्रोम्बिन और ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ना, ये इनएक्टिव होती है। इनको एक्टिव करने का काम करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन, ये चेंज होगी थ्रोम्बिन में। किसमें, थ्रोम्बिन में। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, ये निष्क्रिय होती है, डीएक्टिव होता है। तो ये थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगी, क्योंकि थ्रोम्बिन कैसी होती है, एक्टिव होती है। लेकिन ये आपके कहने से, मेरे कहने से, मोदी जी के कहने से नहीं होगा। यहाँ पर एक तो चाहिए कैल्शियम आयन, ये जो कैल्शियम आयन है ना ये जरूरी है, और एक केमिकल होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, इन दोनों की प्रेजेंस में जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है वो किस में चेंज हो जाएगी, थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगी। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल है ना, इसको पता है कौन बनाता है, ये लीवर के द्वारा प्रोडक्शन होता है इसका। किसके द्वारा, लीवर यानी यकृत के द्वारा। तो पहला स्टेप क्या है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये इनएक्टिव होता है, इसको चेंज होना होगा थ्रोम्बिन में यानी एक्टिव में। कौन करेगा, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में। पहला स्टेप क्लियर। अब ये जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है ना, इसके दो काम है, देखो क्या क्या करता है। तो सेकंड स्टेप देखना, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन हिपेरिन को डीएक्टिव करेगा।
हिपेरिन को डीएक्टिव करेगा। ये क्या मतलब इसका? भाई कल ही मैंने बताया था, हमारे शरीर में, हमारे नसों में जो खून बह रहा है वो नहीं जमना चाहिए। यदि वो जम जाएगा तो हमारी वैसे डेथ हो जाएगी। तो नसों में खून नहीं जमे, इसको कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। लेकिन जब ब्लड बाहर निकल रहा है, यदि तब हिपेरिन डीएक्टिव हो जाए बाहर निकलने वाले ब्लड से, तो क्या खून नहीं जमेगा? क्या जमेगा, क्योंकि हिपेरिन जमने से रोकता है कि जमे नहीं। लेकिन यदि हिपेरिन को डीएक्टिव कर दे तो खून जम जाएगा, और हम यही तो चाहते हैं कि जब ब्लड बाहर निकल रहा है तब खून जम जाए। तो सेकंड काम क्या होगा? थ्रोम्बिन हिपेरिन को डीएक्टिव कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, ताकि खून को जमने से रोके, मतलब जमे, सॉरी, है ना, मतलब ये नहीं है कि खून लगातार बह रहा, नहीं, खून जम जाए। ठीक है, इसलिए तीसरे स्टेप क्या होगा कि जो थ्रोम्बिन है ना, ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये डीएक्टिव है। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये भी डीएक्टिव होता है। इसको किसमें चेंज होना होगा? फाइब्रिन में। ये भी कौन करेगा? ये भी थ्रोम्बिन प्रोटीन ही करेगी। ये जो फाइब्रिनोजन है इसको थ्रोम्बिन के द्वारा किसमें चेंज किया जाएगा? फाइब्रिन में। क्योंकि जो फाइब्रिनोजन होता है ना, ये पोलीमर है। पोलीमर का मतलब होता है बहुलक, पोली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी बहुत सारे फाइब्रिन का मतलब ऐसे धागे नुमा संरचना होती है। ऐसे बहुत सारे धागे आपस में जुड़ करके और एक गुच्छा बना लिया था। किस प्रोटीन का? फाइब्रिनोजन प्रोटीन का। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है ना, वो धागे नुमा संरचनाओं का एक गुच्छा होता है, एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। थ्रोम्बिन क्या करेगा? इन धागों को अलग अलग कर देगा, उसे बोलते हैं फाइब्रिन। इससे फायदा क्या है कि जैसे यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है, ये जो धागे हैं ना ऐसे जाल बना लेंगे, जहाँ पर चोट लगी है उस हिस्से पर ऐसे जाल बना लेंगे, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, नेट जाल। ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या हुआ? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा, फिर थ्रोम्बिन ने हिपेरिन को डीएक्टिव कर दिया ताकि खून जमे, और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर दिया ऐसे। और जो फाइब्रिन है ना वो ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे चोट लगे स्थान पर। अब क्या है? अब एक जाली बन गई। अपन घरों में आटा छानते हैं ना, आटा छानने वाली जो जाली होती है वैसे स्ट्रक्चर बन गई। अब होगा क्या? खून बह रहा है, खून में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो सारे के सारे इन जाल, ये जो जाल है ना, इनसे बाहर निकलेंगे नहीं और इनमें पस जाएंगे। और जब पस जाएगा तो वहाँ पर क्या जम जाएगा? खून जम जाएगा। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होगा? ये विटामिन के की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, कि ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है, जब इसमें क्या आएगा? ब्लड कंपोनेंट्स आएंगे, ब्लड कंपोनेंट्स आएंगे, रक्त के घटक आएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तब ये सारे के सारे विटामिन के की प्रेजेंस में ब्लड का क्या कर देंगे? क्लॉट कर देंगे, यानी खून क्या हो जाएगा? जम जाएगा। इस तरीके से ब्लड की क्लॉटिंग होती है। क्लियर है? अब देखो इसमें टाइम कितना लगता है। यदि मैं मैक्सिमम बात करूं, अधिकतम और मिनिमम दोनों की बात कर लेते हैं। देखो कम से कम 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जानी चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कम से कम 4 से 5 मिनट, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट ब्लड क्लॉटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है। अब देखो यदि प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, और अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। ये जो प्लेटलेट्स है ना, यदि ये अधिकतम हो गई और ये मिनिमम हो गई, यदि कम हो जाएगी, काम क्या इनका? रक्त का थक्का बनाना। यदि इनकी संख्या बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, तो ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। हमारे नाखूनों से, हमारे कानों से, नाकों से खून बाहर निकलने लग जाएगा, जो कि डेंगू के केस में होता है। आपने सुना होगा ना, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और यदि प्लेटलेट्स अधिकतम हो जाएगी तो ब्लड का क्लॉट हो जाएगा। कहाँ पर?
इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर ही खून जमने लग जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, वैसे खून को जमाना होता है ना, खून बाहर ना निकले, लेकिन ये संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये फिर इन काम नहीं करेगा और खून जम जाएगा, ठीक है, और बहुत कम हो जाएगी तो ये बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा भी नुकसानदायक, कम भी नुकसानदायक, एक नॉर्मल जो रेंज होती है उसी में होना चाहिए। हालांकि देखो हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारे के सारे एक नॉर्मल रेंज में ही होनी चाहिए। अब ज़्यादा हो जाती है ना तो भी नुकसान पहुंचाती है, कम हो जाती है तो भी नुकसान पहुंचाती है। क्लियर? चलो आगे देखो। हाँ जी, आगे देखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि इनकी संख्या बहुत कम हो जाए तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग, जैसे किसमें, आपके डेंगू में। और एक और बीमारी होती है, आपने सुना होगा, हीमोफीलिया। चलो अपन दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, कई बार पूछ भी लिया जाता है इनके बारे में। देखो, एक बीमारी होती है जिसका नाम है हीमोफीलिया। वैसे एक बात बताऊँ आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर भी ये शब्द आ जाए ना, हीम, यदि ये शब्द आ गया ना तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है, रक्त की बात हो रही है, खून की बात हो रही है, ठीक है। तो हीमोफीलिया देखो एक बीमारी है। सबसे पहले तो बात करें, ये एक जेनेटिक डिजीज है, ये एक जेनेटिक डिजीज है, मतलब आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक रोग है। क्या होता है आनुवांशिक रोग? तो यदि मैं सिंपल भाषा में बात करूं ना, तो आनुवांशिक रोग का मतलब है जो बाय बर्थ हो। बाय बर्थ जानते हैं ना, जो जन्म से हो, जन्मजात हो, ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज कहने का मतलब, ठीक है। तो ये जेनेटिक डिजीज है, आनुवांशिक रोग है, यानी जन्म से होती है, या यूं कहे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अपन देखो हीमोफीलिया जो होता है ना, इसके कुछ नाम और होते हैं। इसे शाही रोग, शाही जानते हैं ना, ऊंचे राजघराने, है ना, शाही रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया था ना, रानी विक्टोरिया में खोजा गया था। ये रानी विक्टोरिया में इस बीमारी का पता लगा था सबसे पहले, महारानी विक्टोरिया में सबसे पहले पता लगा था, इसलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं। इनका एक नाम और होता है इस बीमारी का, इस बीमारी को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ब्लीडर्स का मतलब होता है रक्त बहना। इस बीमारी में क्या होता है, लगातार रक्त, यदि आपको चोट लग गई ना तो रक्त बहता ही जाएगा। टाइम कितना होता है ब्लड का क्लॉट बनने का? अधिकतम 5 से 7 मिनट, लेकिन खून लगातार बहता ही जाता है, ब्लीडिंग होती रहती है, इसलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज, ब्लीडर्स का मतलब होता है रक्त का स्राव होना, ठीक है, ब्लीडर्स डिजीज भी इसको कहते हैं। ये इनके नाम होते हैं। क्या होता है हीमोफीलिया के अंदर? देखो मैंने भी आपको बताया था कि जो ब्लड का क्लॉट होता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, कैल्शियम आयन, विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्रोटीन होती है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं, रक्त स्कंदन कारक, जिनकी संख्या होती है 13। कितनी संख्या होती है? 13। यदि इनमें से भी कोई एब्सेंट है ना तो हमें ब्लीडिंग होती रहती है, रक्त का क्लॉट नहीं बनता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, ये जो रक्त स्कंदन 13 है ना, इनमें से 8 नंबर का रक्त स्कंदन, ये पिक्स है, इनकी संख्या होते हैं 1 नंबर का, 2 नंबर का, ऐसे पिक्स नाम होते हैं। तो रक्त स्कंदन कारक 8, जिसका नाम होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, यदि इन 13 कारक में से रक्त स्कंदन कारक नंबर 8, जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, यदि ये एब्सेंट रहेगा ना तो आपको ये वाली डिजीज हो जाएगी, कौन सी? हीमोफीलिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि आपकी चोट लगी, खून निकलेगा, लेकिन खून का थक्का नहीं बनेगा, और थक्का नहीं बनेगा तो लगातार खून बहता जाएगा, और खून की कमी से फिर आपको क्या हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है।
आगे देखो, एक डिजीज और होती है डेंगू, कॉमन है, आप लोग सुनते हैं, है ना, डेंगू। डेंगू देखो, इसको ना हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डियों में जॉइंटों में बड़ा दर्द होता है भाई, इससे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। होता है कि इस बीमारी में, इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स जो होता है ना, इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये बीमारी होती है किसकी वजह से, तो एक मच्छर है, मच्छर नहीं है, हाँ एडिज अर्बो वायरस, वायरस है एक अर्बो वायरस, इसकी वजह से होता है ये अर्बो, ये इसका रोगजनक है, पैथोजन है। रोगजनक का मतलब होता है जो बीमारी करता है, तो बीमारी कौन करता है, ये अर्बो वायरस से डेंगू होता है। लेकिन जो अर्बो वायरस है ना, इसको फैलाता कौन है, जो फैलाता है ना उसको बोलते हैं वेक्टर, वाहक, रोग वाहक। वो एक मच्छर है, उसका नाम है एडिज एजिप्टाई, ये मच्छर फैलाने का काम करता है। डेंगू इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किससे होता है ये, यानी इसका पैथोजन कौन है, इसको पैथोजन बोलते हैं ना, रोगजनक, पैथोजन, रोगजनक, जो रोग पैदा करता है वो है अर्बो वायरस। लेकिन इसको फैलाता कौन है, हमारे शरीर में इंजेक्ट कौन करता है, प्रवेश कौन करवाता है, वो है एडिज एजिप्टाई, ये मच्छर है। ठीक है, ये काट, सपोज करो यदि जैसे किसी के ब्लड में अर्बो वायरस है, इस मच्छर ने उसको खाया, उसका खून चूसेगा, खून के साथ साथ कौन आ गया, अर्बो वायरस आ गया। अभी मच्छर किसी दूसरे इंसान के पास चला गया और उसके डंक लगाया, डंक लगाएगा तो खून छोड़ेगा, खून छोड़ेगा तो साथ में क्या छोड़ेगा, अर्बो वायरस, तो उस दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। यानी ये फैलाने का काम करता है, एडिज एजिप्टाई, ये रोग वाहक है, वाहक का मतलब ले जाने वाला। ठीक है, तो अर्बो वायरस को ये क्या करता है, स्प्रेड करता है, फैलाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका ब्लड प्लेटलेट्स हो चुका है। तो देखा जाए तो ब्लड का कंपोजिशन अपना कंप्लीट हो चुका है। प्लाज्मा के बारे में अपन डिस्कशन कर लिया, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। अब इसके अंदर अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ए है, बी है, ए बी है, ओ है, इनके अलावा भी काफ़ी सारे ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो काफ़ी रेयर है, उनके बारे में भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।